Hello students, today we will discuss about the topic probability. तो probability आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, अब बचपन से मतलब 8-9 क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि probability होता क्या है। तो probability सबको पता है कि किसी भी चीज़ के होने की possibilities यानी उसका परसेंटेज बताता है कि कोई सी चीज़ कितनी उसकी possibilities कितनी होने की, उसकी probability जो नंबर है वो शो करता है। अब probability जो नंबर है वो कैसे आया, कैसे डिफाइन हुआ, वो भी हम पढ़ेंगे। और प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक टर्म है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर कुछ भी प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं पढ़ा हो तो भी वो सीख लेगा, या पढ़ रखा है और कंफ्यूजन हो तो भी सीख लेगा, और कुछ आता हो तो भी रिवीजन हो जाएगा, और साथ साथ में बेसिक से सारी चीजें डिटेल एडवांस तक हम पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे फर्स्ट जो वर्ड यूज होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट और इवेंट। दो वर्ड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट को यही डाउट रहता है कि एक्सपेरिमेंट और इवेंट में क्या डिफरेंस है, इवेंट से एक्सपेरिमेंट बनता है या एक्सपेरिमेंट से इवेंट बनता है। तो सबसे पहले एक एक चीज को हम डिफाइन करते हैं और उससे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्टली एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है ना कि इवेंट। सबसे पहले क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन को टॉस करना, तो कॉइन का टॉस होना ये एक्सपेरिमेंट है। फिर कॉइन के टॉस होने के बाद हेड या टेल ये क्या होंगे, उसके रिजल्ट होंगे, उसको आउटकम्स कहेंगे। और आउटकम्स को अगर एक सेट के अंदर लिखते हैं तो उसको सैंपल स्पेस कहेंगे। वो सारा डिस्कस करूंगा। अब कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो मैं कह रहा हूं कि हेड आया, तो हेड आना एक इवेंट हो गया। तो कॉइन को टॉस करना हुआ एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद क्या आते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स यानी रिजल्ट्स आते हैं। उन रिजल्ट से क्या बनते हैं, इवेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट्स क्या, एक्सपेरिमेंट जो है, जैसे बहुत सारी क्या है, बैग, दो बैग पड़े हुए हैं या एक बैग ही पड़ा हुआ है, उसमें कुछ बॉल्स है, कुछ रेड बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल्स है। कुछ का मतलब 3 रेड बॉल ले ली और 5 ब्लैक बॉल ले ली। अब क्या किया, उस बैग से मैंने एक बॉल निकाली ड्रॉन की, तो बैग से बॉल निकालना यह हुआ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट होने के बाद अब वो बॉल ब्लैक भी निकल सकती है या रेड भी निकल सकती है, ब्लैक भी निकल सकती है और रेड भी निकल सकती है। तो दोनों में से कोई भी जो है वो क्या हो गया, उसके इवेंट बनेंगे। सैंपल स्पेस यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या होता है, फर्स्टली एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद इवेंट बनते हैं एक्सपेरिमेंट के आउटकम से। तो एक्सपेरिमेंट क्या क्या हो गया, टॉस अ कॉइन, drawn a ball from bag, या एक डाइस है उसको थ्रो करना, तो थ्रो अ डाइस। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, अपन लिखेंगे तो क्या होगा, खत्म तो कभी होंगे नहीं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, जो भी हम लाइफ में जितनी भी चीजें करते हैं सब एक्सपेरिमेंट ही तो हो गई। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने क्या किया, थ्रो अ डाइस, ठीक है ना, एक डाइस को थ्रो किया। तो पॉसिबल उसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उनको और क्या कहते हैं, आउटकम्स भी कहते हैं, आउटकम्स ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, थ्रो अ डाइस का, तो इसके आउटकम्स हो गए। अब इसी जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स है, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, इसको हम और क्या कह सकते हैं, ऑल पॉसिबल रिजल्ट, क्योंकि सारे पॉसिबल जितने भी रिजल्ट्स है वो सब इसमें क्या आ गए, काउंट हो गए। ठीक है, अब फर्दर हम बात करते हैं कि सैंपल स्पेस, ये वर्ड भी बहुत यूज होगा, सैंपल स्पेस। ये आपने 11th में अगर थोड़ा ढंग से प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया हो या पढ़ा हो तो ये वर्ड वहां पे भी बहुत यूज हुआ था, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स है उन रिजल्ट्स को एक सेट के अंदर लिख दिया जाए बाय कॉमा सेपरेट करके सारे आउटकम्स को। तो ये जो सेट है, सेट इज द ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स और रिजल्ट्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, ये पता चल गया आप लोगों को। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, इवेंट। इवेंट क्या होता है,
तो मैं इसी एक्सपेरिमेंट की थ्रो अ डाइस, इसी के बहुत सारे इवेंट, क्योंकि इवेंट किससे बनते हैं? एक्सपेरिमेंट के आउटकम से। पहले एक्सपेरिमेंट होता है, फिर पॉसिबल रिजल्ट्स हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इसके कितने पॉसिबल, जैसे हमने एक बॉल बैग में से, मैंने एग्जांपल के फॉर्म में बताया था कि एक बैग में जो है रेड और ब्लैक बॉल से, तो हमने बॉल निकाली। अब बॉल क्या हो सकती है? रेड भी निकल सकती है, ब्लैक भी निकल सकती है, वो आउटकम्स हो गए। अब रेड बॉल निकल गई, ब्लैक नहीं निकली, तो रेड बॉल निकलना एक इवेंट हो गया। तो ऐसे इस एक्सपेरिमेंट के भी कितने इवेंट बन सकते हैं? जितने भी, बहुत सारे बन सकते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट के कितने नंबर ऑफ इवेंट बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं। आप जितना बनाना चाहो उतने हम बना सकते हैं। तो हम कुछ इवेंट यहां पर मैं फॉर्म में, एग्जांपल की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो डिस्कस कर लें कि इवेंट E1 इवेंट, E2 इवेंट, E3, E4, E5, E6, E7, ठीक है ना, इतने ही लिख रहा हूं मैं। बाकी बनने में तो बहुत सारे बना सकते हो आप लोग। तो यहां पर कुछ इवेंट्स यहां पर मैं लिखता हूं। तो नाउ यहां पर अब मैंने अपनी तरफ से कुछ इवेंट्स लिखे हैं, आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे बना सकते हो। तो फर्स्ट इवन इवेंट को मैंने लिखा है अकरिंग इवन नंबर, यानी इफ वी थ्रो अ डाई देन इवन इज द इवेंट वेयर अकरिंग इवन नंबर। तो यहां पर डाइस को थ्रो करने पर पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। इसमें से इवन नंबर कब आ सकता है? जब डाइस पर 2 4 और 6 आए। इसको भी एक सेट के अंदर लिख दिया, तो यहां पर क्या हो गया? एक इवेंट बन गया। अब ये जो इवेंट है, ये एक टाइप से इस सैंपल स्पेस का कह सकते सबसेट है, ठीक है ना। तो यहां पर नेक्स्ट और बताते हैं कि अकरिंग प्राइम नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 में से प्राइम नंबर कौन है? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो 2 3 एंड 5 ऑल्सो 3 एलिमेंट्स वी गेट। तो यहां पर ऑल्सो 2 3 5 इज अ सबसेट ऑफ गिवन सैंपल स्पेस सेट, ये वापस सबसेट है इसका। उसके बाद बात करते हैं अकरिंग कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। जो प्राइम नहीं होते हैं वो नंबर कंपोजिट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 4 एंड 6, यानी जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाए, 2 एंड खुद का, वो होते प्राइम नंबर, और इसके अलावा जो होते हैं वो कंपोजिट। या 2 और 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर बन सकते हैं, तो इसके 2 इंटू 2 बन रहा है, इसका 6 इंटू 3 इंटू 2 बन रहा है। इनके प्राइम फैक्टर में क्या होगा? 1 इंटू 2, पर 1 इंटू 2 प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, सिर्फ खुद का एक ही प्राइम फैक्टर बन रहा है, तो प्राइम नंबर। अकरिंग नेचुरल नंबर, यहां पर ये भी सबसेट है इसका। देखो नेचुरल नंबर में क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 सारे आ गए, तो ये भी इसका सबसेट। एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर अगर कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट के इवेंट के साथ, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स है वो सारे अगर किसी इवेंट में आ जाते हैं, तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। क्यों? क्योंकि हम कभी भी डाइस को थ्रो करेंगे तो नेचुरल नंबर तो आएगा ही आएगा, हमेशा ही नेचुरल नंबर आएगा, यानी श्योरिटी है हमें कि नेचुरल नंबर आना ही है। तो यानी इसलिए ऐसे इवेंट जिसमें सारे आउटकम्स के एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स जो है या सारे पॉसिबल रिजल्ट्स उस इवेंट में आ जाए, उस इवेंट के भी क्या एलिमेंट हो? सैंपल स्पेस के एलिमेंट, और इवेंट के एलिमेंट सेम हो जाए, ये भी कह सकते हैं, देन श्योर इवेंट। नेक्स्ट अकरिंग नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर तो कोई होगा ही नहीं डाइस को थ्रो करने पर, तो ये 5 हो गया। यानी अगर किसी भी इवेंट के अंदर एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो, यानी एक भी आउटकम्स नहीं आए, तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। यानी हम डाइस थ्रो करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबिलिटीज। यानी ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट अकरिंग लेस देन 5, लेस देन 5 नंबर कौन कौन आ सकता है? 1 2 3 4, ठीक है। अकरिंग कंप्लीट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन होता है? फर्स्ट 1 होता है, फिर 4 होता है। इन 1 2 3 4 5 6 में 2 ही होते हैं कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो ये सारे हमने क्या लिख दिए? इवेंट्स। और भी बन सकते हैं बहुत सारे। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम से अलग अलग पॉसिबिलिटीज लेके हम इवेंट बना सकते हैं। अब ये सारे इवेंट्स के क्या है? एलिमेंट्स है ये सारे अंदर। तो हम इवेंट को एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इवेंट इज द सबसेट। ये सारे क्या दिख रहे हैं? ये सारे सबसेट दिख रहे हैं किसके? सैंपल स्पेस का। किसका? एनी एक्सपेरिमेंट का। तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ
सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, तो आप लिख लेना ये। ठीक है, फर्दर अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? प्रोबेबिलिटी की। जो हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, मतलब आप लोगों ने छोटी क्लासों में, वो बना कैसे? तो यहां पर प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला होता है वो क्या पढ़ा है आप लोगों ने? आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ, ऑल नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? एक्सपेरिमेंट किसका निकलेगा? ऑफ इवेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ इवेंट। ये फॉर्मूला कि किसी भी हम क्या लिखते हैं? पीई लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट ऑफ पीई। ई का मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं है, ई यहां पे किसको शो कर रहा है? इवेंट को, कि जिस भी इवेंट की हम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट, यानी जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उस इवेंट के कितने नंबर ऑफ आउटकम्स से अपॉन वो इवेंट किस एक्सपेरिमेंट से बना है, उस एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे डिवाइड हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहां पर बहुत सारे इवेंट बने हुए हैं, इन सारे इवेंट का हमेशा प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट की कभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करते हैं हम? इवेंट्स की। इवेंट कहां से बनते हैं? एक्सपेरिमेंट के आउटकम से, पॉसिबिलिटीज लेके हम बनाते हैं। तो एक एक चीज क्लियर है। अब P1 यानी इस इवेंट की भी एक प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो P1 कितना होगा? तो फॉर्मूले में क्या दिखा है? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट E1। तो E1 इवेंट के कितने आउटकम्स हो गए? 3 आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स 3 अपॉन एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये किससे एसोसिएट एक्सपेरिमेंट? डाइस को थ्रो करने से, और डाइस को थ्रो करने पर कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे? 6। इट मींस 1/2। तो ये सारा आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, बट मैंने ये सारी चीजें एक एक डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दी। वहां पर आपको इवेंट और एक्सपेरिमेंट के बारे में इतना डिटेल्स में नहीं पता होगा। ठीक है, पता होगा तो भी कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया, और नहीं पता तो एक एक चीज आपको यहां पर क्लियर होगी। नेक्स्ट, इसी टाइप से सारे इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो P2 E2 इवेंट के कितना? अगेन 3/6, 1/2। PE3, PE4, P5, P6, P7, क्योंकि 7 इवेंट है इसलिए। P3 कितना होगा? 2/6, इट मींस 1/3। E4 इवेंट के 6/6, यानी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 ऑलवेज। क्यों? कि ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट और नीचे भी सेम होंगे आउटकम्स। इवेंट के और एक्सपेरिमेंट के आउटकम सेम हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? श्योर होता है। E5 की एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं है, एलिमेंट आउटकम्स देखो इसमें एक भी नहीं है, और टोटल आउटकम्स तो एक्सपेरिमेंट के होंगे बहुत सारे। तो इम्पॉसिबल, कभी भी ध्यान रखना, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होती है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। पर E6 का जो होगा वो 4/6 होगा, 1 2 3 4, एंड यहां पर 2/6। तो ये 2/3 हो गया और ये 1/3 हो गया। तो इस टाइप से हमने क्या किया, यहां पर बेसिक पढ़ा, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इवेंट की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना, और कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करते हैं कुछ रिलेशंस प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइंग बिटवीन, सबसे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो सकती है? 0, क्योंकि 0 से सारे छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव नंबर प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहा है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगी। स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, कब हो सकती है? जब इंपॉसिबल इवेंट हो, इसलिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है प्रोबेबिलिटी की? 1। वाई? बिकॉज 1 से बड़ा नंबर कब आता है? जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो 1 से बड़ा नंबर आ जाता है। बट यहां पर न्यूमरेटर कभी बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कभी भी आउटकम्स इवेंट के नहीं हो सकते। एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कभी भी आउटकम्स जो है वो इवेंट के नहीं हो सकते, इसलिए ऊपर न्यूमरेटर में इवेंट के आउटकम्स कम होंगे, एक्सपेरिमेंट के ऑलवेज ज्यादा। दोनों इक्वल हो गए तो 1 हो जाएगी, बाकी ऑलवेज न्यूमरेटर जो है वो इवेंट्स का आउटकम लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा। तो यहां पर इसलिए आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइंग बिटवीन 0 to 1 एंड इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो 1। अब बात आती है
ई बार इसको लिखते हैं, ई बार यानी नॉट ई भी कहते हैं इसको, कि ई इवेंट का नहीं होना, ठीक है ना, कि ई बार का मतलब नॉट ई, नॉट ई का मतलब ई इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहां पर पी ई बार लिख देंगे। तो एक चीज ध्यान से देखो कि यहां पर मैं लिखता हूं कि अकरिंग कंपोजिट नंबर PE3 मैं लिख दूं, ठीक है। तो PE3 जो है, सिर्फ E3 अगर मैं लिखूं इवेंट, तो E3 इवेंट जो है वो कितना है 4 and 6, और E3 का बार अगर मैं लिखता हूं तो बार को क्या कहेंगे, नॉट अकरिंग कंपोजिट नंबर, ये बोलेंगे, नॉट लगा देंगे इसके आगे। तो कंपोजिट नंबर नहीं आए, इसका मतलब 1 2 3 और 5 आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि E3 और E3 बार, E3 और E3 बार का अगर यूनियन लेंगे हम, दोनों का यूनियन 1 2 3 4, तो सैंपल स्पेस आ जाएगा, सिंपल स्पेस आ जाएगा। समझ गए आप लोग? इसका मतलब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं PE3 की, तो वो कितने आएगी 2/6, और PE3 बार की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो 4/6, और दोनों को प्लस करने पर 1 आ जाएगा। दोनों को अगर हम क्या करें, प्लस करें, तो इक्वल टू 1 आएगा। यानी मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि PE बार और PE का जो सम होता है, मतलब किसी की प्रोबेबिलिटी के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो क्या रिलेशन आ गया आपके पास कि PE प्लस PE बार इज इक्वल टू ऑलवेज 1। अगर आपको PE नॉट निकालना है, P नॉट E, तो क्या होगा, इसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे राइट हैंड साइड, ये फाइंड करना है तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस PE आ जाएगा। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता हो और नहीं होने की पता करनी हो, तो 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस इवेंट के नहीं होने की। तो ये कुछ रिलेशन से जो हमने बेसिक पढ़ा उस पर बेस्ड यहां पर डिफाइन हो गया। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आउटकम्स ऑफ सम स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट। कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट जो है उसके आउटकम्स आपको बनाने नहीं पड़े, डायरेक्ट आपको याद रहे क्वेश्चन आए तो वहां पर टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं हो। उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कोइन वाले। तो कोइन को अगर हम टॉस करते हैं, तो एक कोइन को टॉस करने पर तो आपको पता ही है कितने एक्सपेरिमेंट बनेंगे, कि सिर्फ एक कोइन को टॉस करने पर वन कोइन को टॉस करने पर आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा हेड और टेल यही बनेगा, ठीक है ना। यानी यहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस वो कितने होंगे, 2 ही होंगे। यहां पर कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। एक ही बात है कि टोटल एक्सपेरिमेंट, टोटल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट भी इसको कह सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि 2 कॉइन को टॉस करें या 1 कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें, बात एक ही, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना आपको कि एक बार कॉइन को टॉस करने पर कितने बन रहे, 2 बन रहे, तो रिपीटेशन जो है वो पावर में आ जाती है। अगर यहां पर 3 कॉइन होता तो पावर में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक बार टॉस करने पर जो इवेंट आ रहे हैं पावर में क्या उसकी रिपीटेशन आ जाएगी, कितनी बार हो रहा है। तो यहां पर 2 बार हो रहा है, इसलिए 4 आउटकम्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। अब क्या होंगे, तो उसको पता करने के लिए आप क्या कर लो, हेड टेल ऐसे कॉलम में लिख लो, हेड टेल। उसके बाद एक बार हेड एक बार टेल लिखा, अब 2 बार हेड और 2 बार टेल, तो ये आउटकम्स हो गए। दोनों में हेड आ गया, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, दोनों में टेल। तो इस टाइप से तो कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया, हेड टेल लिख दो, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल। अब उसके बाद बात करते हैं 3 कॉइन। उधर 3 कॉइन, या क्या कह सकते हैं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो, बात एक ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 2 की पावर 3 हो जाएगा, 8 होंगे। यानी इस एक्सपेरिमेंट के 3 कॉइन को एक साथ टॉस करने का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 8 होंगे। अब क्या होंगे, तो 8 टाइम्स हेड टेल लिख दो, पहले पता करना होगा। अब मैनुअली बनाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा और कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो यहां पर जल्दी से बनाने के लिए क्या कर लो, शॉर्ट ट्रिक में हेड टेल नंबर ऑफ कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। तो एक बार हेड एक बार टेल, अगेन हेड टेल एंड हेड टेल, हो गया 2 4 6 एंड 8। अब क्या करो, एक बार हेड एक बार टेल लिखा, अब 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। तो यहां पर 1 टाइम्स फिर 2 टाइम्स। अब 2 देख 1 का डबल 2 होता है, तो 2 का डबल कितना होता है 4, तो अब 4 टाइम्स हेड आएगा 4 टाइम्स टेल आएगा।
ये ध्यान रखना, ये पैटर्न। तो 4 टाइम्स हेड लिख दिया आपने और 4 टाइम्स ही क्या लिख दिया, टेल लिख दिया। 4 टाइम्स ही हेड लिख दिया, 4 टाइम्स ही आपने टेल लिख दिया। तो ये जो है ये क्या हो गए आपके आउटकम्स हो गए, पॉसिबल आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट के। कि तीनों में हेड आ गया। ये लिखने की जरूरत नहीं 1 to 4, ये तो मैंने ट्रिक बताई है। एक बार हेड एक बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 4 बार हेड 4 बार टेल। अगली बार में अगर 4 कॉइन में क्या होगा, 4 का डबल 8, तो 8 बार हेड 8 बार टेल आएगा। तो देखो अगला थर्ड नंबर कि अगर 4 कॉइन को टॉस करो या 1 कॉइन जो है वो 4 टाइम्स टॉस करो, बात एक ही है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 2 की पावर 4 यानी 16 बनेंगे। अब 16 में क्या होगा, 16 बार हेड टेल लिख देंगे एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब 1 बार लिखा तो अब अगली बार 2 बार हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड एंड टेल टेल। अब 2 के बाद 4 टाइम्स हेड 4 टाइम टेल आएगा। तो 4 टाइम्स हेड आ गया, अगेन 4 टाइम्स टेल लिख देंगे हम 4, फिर अगेन 4 टाइम्स हेड आएगा एंड 4 टाइम्स टेल आ जाएगा। फिर 4 का डबल 8, तो 8 टाइम्स हेड आएगा और 8 टाइम्स ही टेल आ जाएगा। तो ये बन गए ये। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बहुत क्विकली आउटकम्स बना सकते हो कॉइन के लिए। ठीक है, तो यहां पर कॉइन वाला पढ़ लिया हमने। अब देन हम डाइस के लिए देखेंगे। इसी टाइप से अगर 4 के बाद अगर 5 कॉइन का आता है तो 5 कॉइन टॉस करने पर कितने आउटकम्स होंगे, 2 की पावर 5, इट मींस 32। अब अगर बनाना चाहो, ऐसे बनाने का नहीं आएगा, वो 32 टाइम्स 8 टेल 8 टेल, फिर 32 में फिर 2 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 16 टाइम 8 16 टाइम टेल। तो इस टाइप से पैटर्न चलता है। वैसे आता है मैक्सिमम 4 कॉइन का बारे में। अब हम बात करते हैं डाइस के बारे में। अब 1 डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ कितने आउटकम्स होते हैं, 6 होते हैं। और वो क्या होते हैं 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। बट अगर मैं बात करूं कि 2 डाइस को थ्रो करता हूं या 1 डाइस को 2 टाइम्स करता हूं, बात एक ही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, तो मैंने क्या बोला, एक बार में जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं पावर में रिपीटेशन आ जाता है, यानी 2 टाइम्स कर रहे हैं तो पावर में 2 आ गया, यानी 36 बनते हैं। ये वैसे आपको पता भी होगा। अब कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए एक टेबल बनती है वैसे 2 3 4 5 and 6 and 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 and 6 and 1 2 3 4 5 and 6। तो क्या पहले ये लिख दो फिर ये लिख दो, तो पहले पे भी बना गया, सेकंड में भी बना गया। पहले ये फिर ये, पहले ये लिखना है फिर उसके बाद ये लिखना है। तो यहाँ पर 2 1 आ गया, फिर 3 1 आ गया, फिर 4 1 आ गया, फिर 5 1 आ गया, फिर 6 1 आ गया, सिमिलरली 1 2 आ गया। ऐसे इतना एग्जाम में जब करेंगे तो और आगे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इसकी, इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी, और फिर डायरेक्टली पता चल जाएगा कौन कहाँ आ रहा है। 2 2 फिर 2 3 2, ठीक है ना, 4 2, इसी टाइप से आता जाएगा। लास्ट में यहाँ पर 6 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 1 2 2, तो यहाँ पे 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा। तो इनको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 को 6 6 को क्या कहते हैं, डबलेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डबलेट कितने होते हैं, अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं तो 6 डबलेट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको डबलेट वाला क्वेश्चन आता है तो डबलेट कौन कौन होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो मुझे बताओ कि एक 2 डाइस को थ्रो करने पर डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डबलेट आना एक इवेंट हो गया, तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36 हो गई, 1/6। कि डबलेट आना इवेंट हो गया और इस इवेंट के एलिमेंट कितने 6 हो गए, ये 1 2 3 4 6 एलिमेंट, और टोटल उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स 36 है, तो 6/36 1/6। तो ये क्वेश्चन वैसे आपने किया भी होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है। अगर उसकी बात करता हूं मैं 3 डाइस को थ्रो करो या 1 डाइस को 3 टाइम्स थ्रो करो, बात एक ही है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3।
इट मीन्स 216 आउटकम्स बनेंगे। अब क्या बनेंगे, तो इतनी बड़ी टेबल बनाना तो बेकार है, ठीक है ना, नहीं तो एग्जाम में वही टेबल बना के आना पड़ेगा सिर्फ। तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, तो सिंपल से जब क्वेश्चन करेंगे तो और बता दूंगा कैसे लिखेंगे। तीनों पे 1 1 आ गया, फिर फर्स्ट सेकंड पे 1 1 आया, फिर सेकंड, तो ऐसे ही यहाँ पर 2, इसको चेंज करेंगे पहले, इसको चेंज करके इसको करेंगे, तो वहां पर अपन को बनाने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में 6 6 6 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। जैसे यार डबलेट होता है वह ट्रिपलेट हो सकता है, ट्रिपलेट में 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, तो 6 ट्रिपलेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ 216 आउटकम्स होंगे। यहाँ पर एग्जाम में इसको आउटकम्स का कैसे यूज करेंगे, तो जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं अब कार्ड्स के बारे में, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कार्ड्स बहुत अच्छे से पता होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, मासूम होते हैं बेचारे। तो क्या करते हैं हम, कार्ड्स जो है उनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। क्यों कि कार्ड्स के बारे में कौन कितने टाइप्स के कार्ड्स होंगे पता होगा, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन भी नहीं होगा कंसेप्ट आते हुए भी। तो यहां पे बात करते हैं कार्ड्स। तो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो एक्चुअली 52 ही होते हैं, जिसमें जोकर इंक्लूड नहीं करते हैं। वैसे जोकर कैसीनो में यूज होता है, बट नॉर्मली जो हम खेलते हैं उसमें 52 कार्ड्स यूज करते हैं। अब 52 कार्ड जो टोटल कार्ड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, हाफ एंड हाफ कर देते हैं, तो हाफ 26 हो जाएगा और 26, तो ये 26 क्या होंगे, ये रेड हो जाते हैं और ये ब्लैक में डिवाइड हो जाते हैं। तो आधे कार्ड ब्लैक होते हैं और आधे रेड होते हैं, जिसको पता है पता होगा और जिसको नहीं पता है पता चल गया। अब यहाँ पर उसमें भी क्या होते हैं, रेड में भी 2 टाइप के आधे आधे वापिस, ठीक है ना, और इसमें भी आधे आधे कर दो, तो 13 13 के, ये भी 13 का, ये भी 13 का और ये भी 13 का। तो यानी एक टाइप से कह सकते हैं कि 4 टाइप्स के क्या होते हैं, सूट्स होते हैं। तो इनको सूट्स कहते हैं। 13 के 4 सूट्स होते हैं कार्ड्स में। तो जो रेड में होता है वो क्या होता है, हार्ट एंड डायमंड, कि 13 हार्ट होते हैं और 13 ही डायमंड होते हैं। और इसमें स्पेड 13 ब्लैक वाले स्पेड होते हैं और 13 क्लब, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब इन सब में हार्ट की बात करें तो इसमें अगेन 13 कार्ड कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो सब में 13 जो है वो सेम टाइप के कार्ड ही होते हैं। सेम टाइप का मतलब कि यहां पर 13 कार्ड में एक होता है एस, इक्का, उसके बाद क्या होता है अगला, किंग, ठीक है ना, फिर क्वीन, फिर जैक, ठीक है। तो यहां पर एस इक्का हो गया, यहां पर ये बादशाह हो गया, बेगम हो गए और गुलाम जैक हो गया। तो ये 4 तो क्या हो गए एक टाइप से फेस कार्ड। 4 में ये एस काउंट नहीं होता है, ये चारों होनर कार्ड कहते हैं इनको। वैसे होनर कार्ड, वैसे ये वर्ड बहुत कम यूज होता है। मेनली ये तीनों जो कहलाते हैं ये होते हैं फेस कार्ड, जिनके ऊपर फेस बना हुआ है। एस के ऊपर किसी का फेस थोड़ी होता है, इन तीनों पर ही होता है। अब उसके बाद नंबरिंग वाले, तो बाकी नंबरिंग वाले जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 2 1 नंबर कभी होता नहीं है, वो एस को ही काउंट किया जाता है वैसे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहां पर ये कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए, 9 हो गए। 9 10 11 12 13, तो 13 हो गए। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, सेम यही चीज होगी। इसमें भी डायमंड में भी, उसमें भी एक एस हो गया, एक किंग हो गया, एक क्वीन हो गई, एक जैक हो गया, और ये नंबरिंग वाले इसमें भी होंगे। सिमिलरली 13 एजिटीज वाले स्पेड में भी होंगे और 13 एजिटीज वाले क्लब में होंगे। तो यहां पर एक ध्यान से अगर हम देखते हैं तो कितने रेड वाले एस होंगे, तो एक इसमें एस होगा, एक इसमें एस होगा, तो 2 रेड एस होंगे। और ब्लैक वाले एस कितने होंगे, 2 होंगे। तो टोटल एस, नंबर ऑफ टोटल एस जो है, टोटल एस 4 हो गए। टोटल क्वीन वो भी 4 हो गई, क्योंकि एक इसमें एक इसमें एक इसमें और एक इसमें। टोटल किंग भी जो है वो 4 हो गए और जैक भी 4 हो गए। और नंबरिंग वाले कार्ड भी 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर ऐसे करके 4 4। तो यहां पर हम बात करें टोटल फेस कार्ड, तो कितने, 4 क्वीन, 4 किंग, 4 जैक जो है, 4 + 4 + 4 12। तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्ड्स के बारे में, और यही इंफॉर्मेशन चाहिए होती, इससे ज्यादा क्वेश्चंस करने के लिए नहीं चाहिए। बाकी दूसरी खेलने के लिए और उसके लिए तो वो अलग बात है, बट क्वेश्चन करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे प्रोबेबिलिटी पर, कार्ड्स पर बेस्ड। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो, बट नहीं हो तो कोई बात नहीं, अभी ये सारा अभी जो समझा रहा हूं वो समझ लेना।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो परम्यूटेशन जो है वो बहुत कम यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, अभी भी मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा, बट कॉम्बिनेशन जो है वो ब्रॉड लेवल पे यूज होता है। तो दोनों कब यूज करते हैं, तो परम्यूटेशन जो है वो कब यूज होता है और कॉम्बिनेशन कब यूज होता है जनरली भी। तो परम्यूटेशन वी यूज इफ अरेंजमेंट विथ ऑर्डर। परम्यूटेशन कब यूज करते हैं, जब हमें ऑर्डर के साथ अरेंजमेंट करना हो किसी भी चीज का। इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई 3 पर्सन है एबीसी, हमें बिठाना है, तो बिठाने में बी इधर गया, सी आया, तो एक नया ऑर्डर बना कि नहीं बना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ए को आगे रहने दो, इनको एक्सचेंज कर दो, तो नया ऑर्डर बना। उसके बाद बी को आगे ले लेता हूं तो ए सी, बी को आगे रहने देता हूं सी ए, नया ऑर्डर बना। फिर सी को आगे ले लूं तो ए बी, सी को आगे रहने दो तो बी 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 ए, तो कितने टोटल 6 ऑर्डर बने। तो यानी ऑर्डर को चेंज किया और अरेंजमेंट नए बनाते गए। तो यानी परम्यूटेशन कब यूज करते हैं, जब क्या करना हो, अरेंजमेंट विथ ऑर्डर, अरेंजमेंट विथ ऑर्डर। अब कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं, अरेंजमेंट विदाउट ऑर्डर। विदाउट ऑर्डर का मतलब ओनली सिलेक्शन, जब सिर्फ सिलेक्शन करना हो। अगर मैं कहूं अरेंजमेंट विदाउट ऑर्डर, और इसको अगर अच्छे से और डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं ओनली सिलेक्शन। और यहां पर परम्यूटेशन में क्या होता है, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी होता है ऑर्डर के साथ। यहां पर हमने 4 पर्सन खड़े हैं, 4 पर्सन में से 3 पर्सन सेलेक्ट करना है और फिर उनको अरेंज करना है, तो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। या 3 पर्सन है, इसमें से हमें 2 पर्सन सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो भी यहां पे हो सकता है। यानी सिलेक्शन भी हो सकता है और अरेंजमेंट भी होगा ऑर्डर के साथ, जैसे 3 में से 2 सेलेक्ट करना है। तो नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन की, तो इसमें क्या है, सिलेक्शन विथ ऑर्डर, और यहां पर ओनली सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में। तो यहां पर मैं कहता हूं कि आपके पास ए बी सी 3 पर्सन है, ठीक है ना। ए जो है अनुज हो गया, बी जो है भरत हो गया, और सी चेतन हो गया, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो आप। तो ए बी सी 3 पर्सन है और इसमें से आपको 3 में से कोई 2 चूज करने और उनको कहीं बिठाना है। बिठाने का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट विथ ऑर्डर हो गया। तो यहां पर आपको फिर परम्यूटेशन यूज हो जाएगा। तो 3 में से 2 सेलेक्ट करने, तो क्या हो गया, ए बी सेलेक्ट किया फर्स्ट, फिर ए बी सेलेक्ट करके ए को लेफ्ट में बिठाया, बी को राइट में बिठाया, फिर बी ए बिठाया, बी ए ऑर्डर का मतलब बी को लेफ्ट में बिठा दिया, राइट में ए को बिठा दिया। फिर बी सी हो गया, बी को लेफ्ट में बिठाया, सी को राइट में बिठा दिया, फिर सी बी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, ए सी हो गया, फिर सी ए हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कितने मेथड हो रहे हैं, कितने वेज हो रहे हैं, ए बी सी 3 पर्सन में से 2 पर्सन चूज करके उनको ऑर्डर में बिठाने के टोटल नंबर ऑफ 6 वेज हो रहे हैं। इसी को आगे हम एनपीआर के फॉर्मूले से भी देखेंगे। उसी टाइप से ओनली सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि इन 3 पर्सन एबीसी है, 3 पर्सन एबीसी, इसमें से 2 सेलेक्ट करने। यहां पर क्या था, इसमें परम्यूटेशन में सेलेक्ट के साथ उनको बिठाना भी था, यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। यहां पे ओनली सेलेक्ट करने, ठीक है। तो सेलेक्ट करने 2 पर्सन, यानी क्या किया कि 3 पर्सन है, उसमें से 2 पर्सन सेलेक्ट करने किसी गेम को प्ले करने के लिए, जैसे बैडमिंटन के लिए हमें सेलेक्ट कर लिए। तो एबीसी में से 2 पर्सन सेलेक्ट करने, तो पहले ए बी सेलेक्ट कर दिया हमने। अब ए बी सेलेक्ट करो या बी ए सेलेक्ट करो, बात तो एक ही है ना। तो बी ए का कोई मीनिंग नहीं है। ए बी का मतलब कि अनुज और हमने भरत को बुला लिया खेलने के लिए, फिर बोलेंगे अनुज भरत तुम दोनों आ जाओ, फिर बोल दिया भरत अनुज तुम दोनों भी आ जाओ, बात तो एक ही है ना, आएंगे तो वो दोनों ही। तो यहाँ पे ए बी के साथ बी ए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी के साथ बी सी है बट सी बी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बी सी आ गया तो सी बी आ गया, बात एक ही है। फिर ए सी बुला लिया तो फिर सी ए, दोनों सेम ही चीज आएंगे, यानी नंबर ऑफ वेज यहाँ पर 3 ही होंगे। तो यहां पर कॉम्बिनेशन में ओनली सिलेक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज चेंज हो जाएंगे। जबकि परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट सेलेक्ट करने के साथ साथ ऑर्डर के साथ सेलेक्ट किया जा रहा है, यानी ए बी को सेलेक्ट किया, उनका ऑर्डर चेंज किया, ए बी बी ए, तो यहां पर नंबर ऑफ वेज 2 बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यहाँ पर कैसे क्या यूज करते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हम एनपीआर और एनसीआर फॉर्मूले की हेल्प से इनको कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो चलो 3 में से 2 लेने थे, अब आपके पास 10 लोग हैं, उसमें से 5 लोग लेने, अब अलग अलग टाइप से 5 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अगर ऐसे मैनुअली बनाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी रहेंगे, बहुत सारे भूल भी जाएंगे। इसलिए हम फिर क्या करते हैं, एनपीआर और एनसीआर फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो वो आगे हम कैसे करते हैं देखते हैं कि n पर्सन में से टोटल n ऑब्जेक्ट है, टोटल n ऑब्जेक्ट है,
उसमें से आपको आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। क्या करना है? आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, और सेलेक्ट करके आपको क्या करना है? अरेंज विथ ऑर्डर करना है। सेलेक्ट करके अरेंज विथ ऑर्डर करना है। आर एन में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अरेंज विथ ऑर्डर करना है। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एन पी आर कहते हैं हम, यही परम्यूटेशन। यानी एन में से आर सेलेक्ट करने और पी शो करता है परम्यूटेशन को। और इसका जो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि 3 में से 2% सेलेक्ट करने थे, इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। 3 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर इस फॉर्मूले से ओपन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? शॉर्ट ट्रिक भी है ओपन करने की। जैसे 7p और 3 को ओपन करना है, 7 को 3 टाइम्स ओपन कर दो, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, बस ये हो गया। कि फैक्टोरियल ओपन करते हैं 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 नहीं आए लिखते हैं। और अगर 1 नहीं आए तब तक नहीं लिखने के बाद अगर 3 तक ही स्टॉप करना है तो पीछे फैक्टोरियल लगाना पड़ता है। तो ये तो हो गया फैक्टोरियल का रूल। बट एनपीआर जब ओपन करते हैं शॉर्ट ट्रिक से विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि बार बार फॉर्मूला यूज करोगे कितना लेंदी हो जाएगा। तो क्या 7 को 3 टाइम्स ओपन कर दो, और 3 टाइम्स का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5, और पीछे फैक्टोरियल नहीं लगाना है। वो फैक्टोरियल को एक्सपांड करने में भी रोकते तभी लगता है, इसमें नहीं लगता है। तो 3p2 का मतलब 3 को 2 टाइम्स ओपन करना, तो 3 इंटू तो कितना हो गए? 6 हो गए। 3 में से 2 सेलेक्ट करके ए बी कर लिया, बी हो गया। फिर उसके बाद ए सी हो गया, सी हो गया। फिर बी सी नहीं लिया था हमने, बी सी और सी बी, तो 6 बनेंगे। तो यहां पर पता चल गया, और यहां पर शॉर्टकट में ओपन करना भी आ गया एनपीआर को। अब यहां पर अगर एन ऑब्जेक्ट आपके पास है, एन ऑब्जेक्ट में से आपको आर ऑब्जेक्ट सिर्फ ओनली सेलेक्ट करना है। क्या करना है? सेलेक्ट ही करना है। सेलेक्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो उसको हम कहते हैं एनसीआर। सी यानी कॉम्बिनेशन का यूज होता है। इससे इसका फॉर्मूला अगर देखें तो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एन आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है क्योंकि ये जो होता है आर फैक्टोरियल टाइम्स कम होता है परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें अरेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए। अब इसका अगर हमने कहे थे कि 3 ऑब्जेक्ट से 2 ऑब्जेक्ट यानी एबीसी में से सेलेक्ट करने थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3c2, यानी अब इसको शॉर्ट ट्रिक से ओपन करना। तो एनसीआर को शॉर्ट ट्रिक से ओपन करने का तरीका यह है कि जैसे मैं कहता हूं कि 5c या 6c3 ये ओपन करना है, 6c3, तो 6 को 3 टाइम्स तो ओपन कर दो, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल ओपन कर लो। ऊपर वाले को नीचे वाले टाइम्स ओपन कर लो, और नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे ओपन कर दो। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, यानी ये 20 आ गया। 5 4 दे। तो इसी टाइप से अगर हम एन 3c2 को ओपन करेंगे कितने, तो 3c2 का मतलब 3 को 2 टाइम्स ओपन करो, 3 इंटू 2, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 तो बन रहा है। एबीसी था, उसमें से एक बार एबी ले लो, वहां पर भी जो है वो या तो एबी ले लो सेलेक्ट करो, या बीसी ले लो, या एसी नहीं लिया था वहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई, दोनों ही 3 बनेंगे उसमें, और यहां पर 6 बनेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहां पर मैनुअली बनाते हैं, वहां पर क्या होता है, ये कम है तो भी गलती हो सकती है, बट हम जब फॉर्मूला यूज करते हैं एनपीआर और एनसीआर, तो नंबर ऑफ वेज कभी गलत नहीं होंगे, आप भूल नहीं सकते हो। ज्यादा नंबर ऑफ होंगे तो वहां पर, अब जैसे यहां पर आपको 5 ऑब्जेक्ट दे दिए और 5 में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, तो परम्यूटेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अब इतना बना के देखोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी रहेंगे। बट यहां पर अगर डायरेक्ट 5p3 लिखोगे तो 5 को 3 टाइम्स ओपन करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये 60, तो 60 बनाने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। बट अगर कॉम्बिनेशन में भी इसी टाइप से सेलेक्ट करना है तो यहां पर NC3 हो जाएगा, NC 5C3 का मतलब, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, और नीचे 3 का फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 कैंसल, 2 से 2 टाइम्स, तो 10 ही बनेंगे वहां पर। तो यहां पर आपको पता चल गया कि व्हेन वी यूज कॉम्बिनेशन एंड व्हेन वी यूज परम्यूटेशंस, और उनका शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी ओपन करने का, एक्सपांड करने का। इसके अलावा आप कॉम्बिनेशन, वैसे अब ये तो कम ही यूज होगा, तो भी इसका तो इतना ही है। अब कॉम्बिनेशन का थोड़े कुछ डिटेल में और फॉर्मूला देख लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। नाउ अब कुछ कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन के तो कुछ फॉर्मूलाज और देख लेते हैं। तो 12C10 अब ये ओपन करना है। तो अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी कि 12 को 10 टाइम्स ओपन करो और नीचे 10 का फैक्टोरियल, बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके लिए क्या करो कि ये एक फॉर्मूला है,
एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ऊपर वाला एज इट इज रहने दो और नीचे जो है दोनों का डिफरेंस लिख दो तो भी इक्वल होता है दोनों। तो यानी ऊपर तो 12 ही रहने दो और नीचे दोनों का डिफरेंस कितना 2, डिफरेंस कम है तो नीचे जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा ना हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए। अब क्या करो 12 को 2 टाइम्स ओपन कर दो तो 12 इंटू 11 और नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे ओपन कर दो तो 2 इंटू 1 तो ये 6 टाइम्स, यानी बहुत इजीली 66 इसकी वैल्यू आ गई। अदरवाइज अगर डायरेक्ट करते तो बहुत लेंदी हो जाता। तो यहां पर ये फॉर्मूला भी आपको लर्न रखना है कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, जिससे बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ चीजें और आपको ध्यान होनी चाहिए कि NC क्या होता है, NC1 क्या होता है और NC0 क्या होता है, इनकी वैल्यूज। तो NC0 जो होता है वो 1 होता है, NCN भी 1 होता है और NC1N होता है। ठीक है, तो ये भी आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, एक बार क्विक रिवीजन करा दिया। तो ये जस्ट इतना सा कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी फर्दर हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इसका यूज होगा, तब और धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। तो नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो लिखा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाल रहे हैं तो कार्ड ड्रॉन करना क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। ईच ऑफ 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी कार्ड हमें नहीं पता है कि ऊपर कौन सा कार्ड है या नीचे कौन सा कार्ड है जो ड्रॉन कर रहे हैं उसको, या हम ड्रॉन कर रहे हैं तो हमें नहीं पता है। तो इक्वली ड्रॉन का मतलब हम 52 कार्ड्स में से हम कोई सा भी कार्ड उठाएंगे तो 52 में से कोई सा भी कार्ड आने के चांसेस बराबर बराबर है। ठीक है ना, कोई सा भी कार्ड आ सकता हमें नहीं पता और इक्वली लाइकली है, मतलब अच्छे फेटे हुए कार्ड है। ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड ड्रॉन इज, अब कार्ड जो ड्रॉन कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि एस हो तो NS। तो टोटल कितने कार्ड है 52, 52 से एक कार्ड निकाल रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि 52 में से एक कार्ड निकाल रहे हैं तो 52C1 एक टाइप से। तो 52C1 वैसे मैंने बताया था कि NC1 नहीं होता है तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 52 ही लिखेंगे, या 52 टोटल 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल रहे हैं। अब एक कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते 4, तो 4/52 यानी 1/13। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। उसके बाद बात करते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26/52 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी आइदर रेड और आइदर रेड किंग। ठीक है ना, तो आइदर रेड, ठीक है ना, आइदर रेड और इसके अलावा किंग। तो रेड किंग कितना होगा, हाँ नहीं, पर आइदर रेड किंग, आइदर लिखा है, रेड एंड किंग तो दो ही होंगे, पर आइदर रेड और किंग, रेड भी हो सकता है किंग भी हो सकता है। तो सारे रेड कार्ड तो इंक्लूड हो गए 26। यहां पर एक टाइप से आइदर रेड और किंग होना चाहिए, तो ब्लैक वाले दो किंग भी तो इंक्लूड होंगे तो 28 हो जाएंगे। कि यहां पर रेड वाले तो कितने 26 और अब किंग रेड वाले तो इसमें आ ही गए, तो हमें ब्लैक वाले किंग ही लेना है तो दो, तो किंग भी आ गए और रेड वाले भी काउंट हो गए। तो टोटल यहां पर आइदर रेड और किंग कह सकते हैं इसको भले, ये 28/52। तो यहां से 2 टाइम्स कैंसिल होके कितना हो जाएगा, जैसे 4 से कैंसिल हो रहा है तो ये कितना हो गया 13, ठीक है ना, और ये हो गया 7। ठीक है, अब उसके बाद अगला फोर्थ, रेड एंड किंग, यानी रेड किंग एक टाइप से हो गया, ये रेड भी होना चाहिए और वो रेड किंग भी होना चाहिए। तो टोटल 4 रेड जो किंग होते हैं वो दो ही होते हैं, तो 2/52 यानी 1/26। तो इस टाइप से यहां पर क्या हो गया कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इसके आंसर्स फाइंड हो गए। तो यहां पर जब भी बीच में और आता है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, रेड कार्ड भी चलेंगे या किंग कार्ड भी चलेंगे। जबकि एंड जब भी आता है तो दोनों होने कंपलसरी, यानी रेड होने के साथ साथ किंग भी होना जरूरी है। तो रेड किंग एक टाइप से, तो रेड किंग कार्ड 2 ही होते हैं, तो इस टाइप से यहां पर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्न कंटेन 9 रेड बॉल्स। अर्न का मतलब एक टाइप से बास्केट ही होता है, ठीक है ना, या बेक टाइप ही होता है कंटेनर। अर्न कंटेन 9 रेड 7 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट। यानी हम क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स अगर हम सम करें तो 20 हो जाएगी, 9 + 7 + 4। अब टोटल में से हम कितनी बॉल ड्रॉन कर रहे हैं, 2 बॉल्स। तो यहां पर अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड, प्रोबेबिलिटी डेट बोथ बॉल्स आर रेड। तो नीचे तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम 2 बॉल निकाल रहे, टोटल
इतनी सारी बॉल से। तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि 20 बॉल से अगर सिर्फ 2 बॉल निकालनी है तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 20C2 होंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है, परम्यूटेशन तो काम आएगा नहीं, सिर्फ हम बॉल ड्रॉन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ही यूज होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, NCR यूज हो जाएगा, तो 20C2। अब उसमें इवेंट क्या है, इवेंट है कि दोनों बॉल रेड होनी चाहिए, दोनों बॉल रेड होनी चाहिए, तो टोटल रेड बॉल 9 है, तो उन रेड बॉल में से ही अगर वो 2 बॉल बाहर आए तभी तो वो दोनों रेड होगी। 9 रेड में से ही हम 2 बाहर निकाले, अगर हम व्हाइट या ब्लैक में से निकालने लगे तो दोनों रेड थोड़ी होगी, तो जितनी टोटल रेड है उसमें से हमने 2 बाहर निकाली तभी नंबर ऑफ बॉल्स रेड होगी। तो यहां पर ये आ जाएगा। अब इसको एक्सपांड करना है तो 9C2 क्या हो जाएगा, 9 × 8 अपॉन 2 × 1, और 20C2 का 20 × 19 अपॉन 2 × 1, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद और कैंसिल करना चाहते हो तो ये 8 से 4 टाइम्स, ये 4 से कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, तो ये कितना होगा 18 अपॉन 19 × 5, तो 19 × 5 कितना होगा 90, तो 18/95, और कैंसिल कोई हो नहीं रहा है, तो 18/95 इज द प्रोबेबिलिटी। सेकंड वन, प्रोबेबिलिटी डेट 1 बॉल इज व्हाइट। अब ध्यान से देखो, 1 बॉल इज व्हाइट, तो 20 से निकाल तो हम कितनी बॉल्स रहे, निकाल तो हम 2 बॉल ही रहे, तो एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होंगे वो 20C2 ही होंगे, 20 में से हम 2 निकाल रहे हैं। अब ऊपर इवेंट क्या है कि एक बॉल व्हाइट होनी चाहिए, तो टोटल व्हाइट कितनी है, तो 7 से एक व्हाइट निकाल दी, तो बची हुई एक बॉल जो निकलेगी, यहां पे मल्टीप्लाई आता है, क्यों आता है, मल्टीप्लाई जब आता है तब हम यहां पर जो इवेंट है वो करना बाकी है। इवेंट क्या है, 2 बॉल निकालना, तो एक हो गई, एक और बाकी है, तो जब बाकी होता है इवेंट को एग्जीक्यूट करना तो बीच में मल्टीप्लाई लग जाता है। अगर इवेंट हो गया और नया केस बन रहा है तो प्लस लगा के फिर नया केस बनाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जब भी इवेंट बाकी हो करना तो हम बीच में मल्टीप्लाई के लिए सेकंड केस लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, अब एक बॉल जो है ये तो व्हाइट हो गई, अब ये बची हुई एक बॉल नॉन व्हाइट होनी चाहिए, तो नॉन व्हाइट बॉल कितनी हो गई, रेड और ब्लैक मिला के, तो 9 + 4 यानी 13, यानी 13 से एक बार आएगी तभी वो नॉन व्हाइट, तो एक व्हाइट और एक नॉन व्हाइट, यानी एक व्हाइट बॉल होनी चाहिए, दूसरी क्या हो वो व्हाइट नहीं होगी, अगर दूसरी भी व्हाइट होगी तो 2 व्हाइट हो जाएगी, तो एक ही व्हाइट होनी चाहिए, तो एक व्हाइट हो गई, दूसरी नॉन व्हाइट होगी, तभी तो ये फर्स्ट वाली व्हाइट होगी। अब 7C1 7 ही होता है, 13C1 13 हो जाएगा, NC1 N होता है इसी टाइप से, और 20C2 को 20 × 19 अपॉन 2 × 1 हो गया, ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो ऊपर जाके, और ये वैसे कैंसिल कर दो सॉरी, तो ये कितना हो गया 13 7 जा 91, और नीचे जो है 190, और कोई कैंसिल हो नहीं रहा है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि 1 बॉल इज राइट। थर्ड नंबर, द बॉल्स आर द सेम कलर, प्रोबेबिलिटी बॉल्स आर द सेम कलर। अब यहां पर ध्यान से देखो कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, या तो दोनों ही रेड हो, दोनों ही व्हाइट हो, दोनों ही ब्लैक हो, तो यहां पर 20C2 तो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हो गए, दोनों ही रेड हो गया, 9 से 2 निकल गई रेड, इवेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, देखो दोनों बॉल्स निकल गई, तो प्लस लगाएंगे, अब नया केस आ गया। अब दोनों ही क्या होगी, व्हाइट होगी, तो 7C2 प्लस दोनों ही ब्लैक होगी तो 4C2। अब इसको सोल्व कर लोगे, जो आंसर होगा इसकी कैलकुलेशन आगे आप कर लेना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, प्रोबेबिलिटी 1 व्हाइट एंड अदर रेड, तो 1 व्हाइट एंड अदर रेड, तो कितना हो गया 20C2, तो ये हो गया। अब एक व्हाइट होनी चाहिए, तो व्हाइट कितनी 7 से एक व्हाइट, अभी इवेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एक बॉल निकालनी बाकी इसलिए मल्टीप्लाई लगाया। दूसरी क्या होनी चाहिए, रेड, तो टोटल रेड 9 है, 9C1, तो इसको सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, वही प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहां पर इसका जो आंसर है थर्ड एंड फोर्थ का आप सिंप्लीफाई करोगे तो 16/190 इसमें भी आएगा, और इसमें भी 63/190 एंड अगेन 63/190। Now next question number third, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 playing cards. Find the probability of getting, यानी आपको 4 cards ड्रॉ करने, 52 cards है, तो 52C4 आपके पास क्या हो गया, उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स हो गए। अब ऑल द 4 cards ऑफ द सेम सूट, ये प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि जो भी आपने 4 कार्ड निकाले वो सेम सूट की होनी चाहिए। ऑल द 4 cards ऑफ द सेम सूट, इसका मतलब
52 कार्ड्स में से आपने 4 कार्ड निकाले। अब चारों सेम सूट के होने चाहिए, तो चारों क्या सेम सूट कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। तो चारों ही अगर मैं कहूं क्लब के हो गए, तो टोटल 13 में से अगर वो 4 बार निकलेंगे तो वो क्लब के हो जाएंगे। अब चारों कार्ड निकल गए, इवेंट एग्जीक्यूट हो गया, नया केस बन रहा है तो प्लस लग जाएगा। चारों क्लब के हुए, चारों स्पेड के हो गए, प्लस चारों ही जो है हार्ड के हो गए, और चारों ही जो है डायमंड। बस, तो ये कितना हो गया? 4 टाइम्स 13C4 अपॉन 52C4 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड नंबर, अब उसके बाद सेकंड नंबर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, यानी 52 में से हम 4 ड्रॉन कर रहे हैं कार्ड, ईच से 1 कार्ड होना चाहिए, तो 13 स्पेड में से 1 हो गया। अभी इवेंट एग्जीक्यूट करना बाकी है, चारों कार्ड निकले थोड़ी अभी, तो मल्टीप्लाई आएगा। अब क्लब से 1 हो गया, स्पेड से 1, क्लब से 1, डायमंड से 1 और हार्ट से 1। तो 13C1 क्या होता है? 13 ही होता है। 13 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? तो 13 पावर 4 अपॉन 52C4। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर, 2 रेड कार्ड एंड 2 ब्लैक कार्ड, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, तो क्या हो गया? 52C4। अब 2 रेड हो गए तो रेड टोटल हो गए 26, उससे 2 रेड, अब मल्टीप्लाई लगेगा, एग्जीक्यूट अभी चारों नहीं निकले इसलिए, और 26C2। ये रेड हो गए, ये ब्लैक हो गए। इसको सोल्व कर ले, नहीं करो तो भी चलेगा, कैलकुलेशन बड़ी होगी इसलिए। कभी ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो तो हम उसी में छोड़ देते हैं फॉर्म को। नेक्स्ट, ऑल कार्ड्स फ्रॉम सेम कलर, ऑल फ्रॉम सेम कलर, यानी या तो चारों ही रेड होंगे या चारों ही ब्लैक होंगे। तो यहां पर 52C4 4 निकले। अब चारों रेड हुए तो 26 चारों रेड हो गए, इवेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, बीच में प्लस लगेगा, चारों या ब्लैक हो गए। तो यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ देना, कैलकुलेशन रहने देना। तो यहां पर इस टाइप से आंसर्स फाइंड हो गए, क्वेश्चन का कंसेप्ट फाइंड हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर्सन्स आर टू बी चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men, 2 women 4 children, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग। यानी आपके पास क्या है? 3 men है, 2 women एंड 4 children है, यानी टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 3 + 2 5 + 4 9। अब इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं आपको? 4 सेलेक्ट कितने करने हैं? 4 पर्सन। तो यहां पर 4 पर्सन सेलेक्ट करना, तो 9C4 तो क्या हो जाएगा? उस एक्सपेरिमेंट के इवेंट उसके आउटकम्स हो जाएंगे। अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि 1 man 1 woman एंड 2 child। 4 जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से 1 मैन 1 वुमेन और 2 चाइल्ड, बहुत सिंपल सी चीज है। 1 मैन होना चाहिए, 1 वुमेन एंड 2 चाइल्ड। ठीक है, तो 9C4 तो यह आ गया एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स। अब 1 मैन होना चाहिए, तो टोटल मैन कितने हैं? टोटल 3 है, तो 3 में से 1 मैन हो गया। अभी मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि इवेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 4 सेलेक्ट करने थे, चारों कहां हुए हैं? अब क्या होना चाहिए? 1 वुमेन, तो 2 वुमेन में से 1 वुमेन हो जाएगी, और 4 चिल्ड्रन में से 2 चिल्ड्रन हो जाएंगे, 4C2। तो ये हो गया। इसको सोल्व कर लोगे आप, तो सोल्व करना मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, कैलकुलेशन तो मैंने बता दिया आपको, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो 2/7 होगा, ये बता देता हूं। उसके बाद सेकंड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन चाइल्ड, तो क्या होगा? 9C4 हो जाएगा। 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, तो टोटल चिल्ड्रन 4 है, 4 में से 2 चिल्ड्रन हो जाएंगे, तो बाकी बचे हुए 2 नॉन चिल्ड्रन होंगे, यानी मेन या वुमेन हो सकते हैं। तो मेन वुमेन टोटल मिला के कितने हो गए? 5 हो गए ना। 3 मैन और 2 मैन 5 हो गए, उसमें से 2 नॉन चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 10/21 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वुमेन, ये भी क्या है? एग्जैक्टली 2 वुमेन है, लिखा हुआ नहीं है तो क्या हुआ? एग्जैक्टली 2 वुमेन है, मतलब वुमेन टोटल कितनी है? 2, तो 2 में से 2 वुमेन आ गई, तो बचे हुए 2 लोग अब नॉन वुमेन होंगे, तो वो चिल्ड्रन या मैन हो सकते हैं, तो 7 में से हो जाएंगे वो। ठीक है, तो यहां पर इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/6 आंसर आएगा। तो यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। 3 डाइस को थ्रो करने पर टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम्स बनेंगे? 216, 6 पावर 3, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम्स तो हम लिख लेंगे, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 पावर 3 विच इज 260, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोटल ऑफ 5, यानी जो भी आउटकम्स बन रहे हैं उनका एलिमेंट्स का क्या क्या बनेंगे? 1 1 1 बनेगा, फिर 1 1 2 बनेगा, फिर 1 1 3 बनेगा, फिर 1 1 4 बनेगा, ऐसे बनते जाएंगे और लास्ट मैक्सिमम 6 अब बताओ कि यहाँ पर जो भी ये नंबर्स आ रहे हैं उनका सम कितना है? 3 इसमें 4 ठीक है, तो मिनिमम सम क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 या 5 होगा, ठीक है ना, 6, और मैक्सिमम सम कितना होगा? 18, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऐसे ऐसे आउटकम्स आए कि जिनका टोटल 5 हो। तो टोटल 5 वाले ये होगा, इसके अलावा और भी तो होंगे, हाँ। तो यहां पर फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टोटल ऑफ 5, हाँ, टोटल ऑफ 5। तो कितने केस में आएगा? तो एक तो 1 1 5 में, 1 1 इसमें 3 में, तीनों का सम 5 हो रहा है। फिर 1 3 1 3 1 1, और होगा कोई केस? होगा 2 2 1 भी तो होगा, फिर 2 1 2 और 1 1 1 2 2, और कोई होगा? और नहीं होगा, क्योंकि 4 के साथ तो फिर 1 मिनिमम 1 1 तो 6 हो जाएगा सम। तो यहाँ पे कितने केस हो रहे हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 5, तो टोटल 216, और ये केस कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं, तो 6 अपॉन यानी 1/36 प्रोबेबिलिटी है। अब आगे बात आती है सेकंड नंबर, ये तो आ गई। तो मैंने कहा था, जब मैंने बताया था इवेंट्स आउटकम्स बताए थे स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के, जिसमें 3 डाइस को थ्रो करने वाला भी था, तो वहां पर मैंने कहा था 216 के टेबल नहीं बनेगी, वहां पर कैसे यूज करेंगे तो करेंगे तब देख लेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों को कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है 8 लिस्ट, अ टोटल ऑफ 8 लिस्ट 5, 8 मोस्ट 5। 8 लिस्ट और 8 मोस्ट का क्या मतलब है? कम से कम, ठीक है, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ध्यान रखना। अगर हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, और इसका मतलब होता है कम से कम। जैसे हिंदी नहीं समझो ज्यादा अच्छा है, ये लेस देन ग्रेटर देन लिखा है ये ज्यादा अच्छा है। एटमोस्ट 5 का मतलब और एटलीस्ट 5 का मतलब, एटमोस्ट 5 का मतलब कि लेस देन इक्वल टू 5, 5 और 5 से छोटा। तो क्या सम हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये तीनों सम वाली केस इसमें आएंगे। एटमोस्ट 5 का मतलब, एटलीस्ट 5 का मतलब 5 और 5 से ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 5 सम हो सकता है 6 7 8 9 अप टू कहां तक? 18 तक, इतने सारे। समझ में आ रहा है? और एक चीज और ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी किसकी, 3 के लेके 18 तक के सम की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। कि 3 प्रोबेबिलिटी, तो वो अपन एटलीस्ट में देखेंगे, पहले एटमोस्ट निकाल लेते हैं। एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5, अ टोटल ऑफ एटमोस्ट 5। इसका मतलब हो गया कि सम इज 5 और लेस देन 5, ठीक है ना। तो सम इज लेस देन इक्वल टू 5, या टोटल ऑफ, सम की जगह टोटल ऑफ लेस देन इक्वल टू 5। तो मतलब 3 + 4 सम हो, टोटल 3 हो, टोटल 3 हो। 5 और 5 से तो मिनिमम क्या होता है? 3 होता है, प्लस टोटल 4 हो, प्लस टोटल 5 हो। अब एक बात बताओ, टोटल 5 का तो हमने देख लिए थे ये केस, हाँ। अगर मैं यहां लिखना चाहूं कि टोटल 3, तो टोटल 3 वाला तो एक ही केस होगा, और टोटल 4 वाला, टोटल 4 वाले कितने केस होंगे? तो एक तो 1, 1, 2,
ठीक है ना, 2,1,1 और 1,2,1, ये 3 केस ही होंगे और कोई होगा नहीं। तो यहाँ पर टोटल सम का तो एक ही केस हो गया, तो 1/216। 4 केस के कितने केस होंगे? 3/216 प्लस 5 के कितने होंगे? 6/216। तो 216 कॉमन एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो गया? 10। कैंसिल करोगे तो 2 से हो जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा इसका हाफ? 108। तो 5/108 प्रोबेबिलिटी होगी। अब थर्ड नंबर में है क्या? टोटल ऑफ एटलीस्ट 5। अब एक चीज ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल मिनिमम कितना होता है? 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 6 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 18, ये कितना होगा? 1 होगा। ये ध्यान रखें कि अगर सारी प्रोबेबिलिटी का सम अगर फाइंड करें सबका, क्योंकि स्टैंडर्ड इवेंट्स जो होते हैं उनकी सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि एटलीस्ट 5 का मतलब क्या हो गया? 5 और 5 से बड़े, ग्रेटर देन। तो 5 और 5 से बढ़ेगा मतलब यहां से लेके यहां तक। समझ में आया आप लोगों को? यहां से तो इसका एक फॉर्मूला बन रहा है। ये वाली चीज को आप क्या लिख सकते हो? एट मोस्ट 4, और ये वाली चीज क्या है? एटलीस्ट 5। अगर आपको एटलीस्ट 5 निकालना है तो 1 माइनस एटलीस्ट 4 कर दो, ठीक है ना। तो एक ट्रिक बता देता हूं आपको कि अगर किसी भी चीज का एटलीस्ट निकालना है प्रोबेबिलिटी में, तो 1 माइनस आप क्या कर लो? अगर बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो 1 माइनस एटलीस्ट 4 से जस्ट पहले वाला कौन नंबर होता है? 5 से जस्ट पहले वाला नंबर 4, तो एटमोस्ट 4 को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां पर आपको फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि यहां पर एटमोस्ट 5 निकालने के लिए, सुनना, एटलीस्ट 5 निकालने के लिए 5 का सम, 6 का सम, 7 का सम, 8 का सम, इतने सारे बढ़ेंगे और सम 18 तक, और सम भी ज्यादा आते जाएंगे। तो ऐसे मैनुअली बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। पर अगर हम एटलीस्ट को एटमोस्ट में चेंज कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 4, तो एटमोस्ट 4 निकालना तो बहुत इजी है। एटमोस्ट 4 का मतलब 4 और 4 से लेस देन, तो 3 और 4 ही होगा इसमें काउंट, एटमोस्ट का मतलब, ठीक है। अगर यह 5 की जगह 8 होता तो क्या फॉर्मूला बनता? एटमोस्ट क्या आता है यहां पर? 7 आ जाता, एक कम। एटलीस्ट जो निकालना उससे कम 1 माइनस कर देते हैं। अभी बताई मैंने ट्रिक कैसे बनाए वो। तो यहां पर 5 है तो यह 4 हो जाएगा, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 का मतलब क्या हो गया? टोटल 3 और 4। एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 और 4 से छोटा क्या हो गया? टोटल, मतलब टोटल लेस देन इक्वल टू 4 कह सकते हैं इसको। तो टोटल या तो 3 होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 4 होगा, तो 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमने देखा था कितना? 1/216 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का मतलब 3/216। तो ये 1 माइनस कितना हो गया? 3 प्लस 1 4, 4/216 कितना हो जाएगा एलसीएम लेने पर? -4, 212 कैंसिल आउट कर लोगे तो यहां पर आपके पास सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 53/54 कैंसिल करने पर। तो इस टाइप से यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इससे आपने ये कंसेप्ट आगे भी बहुत जगह यूज होगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टू अनबाइज्ड डाई। अनबाइज्ड का मतलब होता है फेयर यानी सही, बाकी बाइज्ड डाई ऐसी होती है, बाइज्ड डाई यानी अनफेयर डाई भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि टॉस करने पर जरूरी नहीं कि दोनों, या तो हो सकता है दोनों तरफ हेड हो, दोनों तरफ हेड वाली जो है पता ही आपने कौन सी मूवी में देखी है, दोनों तरफ हेड हो सकता है। ऐसे कॉइन भी हो सकता है कि बार बार टॉस करने पर हेड ही आए हमेशा, या ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो कॉइन, टॉस करने पर ज्यादा टाइम्स जो है वो हेड आ रहा है, टेल कम टाइम्स आ रहा है, थोड़ा सा वो बेंड हो। तो ऐसे जो कॉइन्स होते हैं डिफेक्टिव कॉइन्स, उनको कहते हैं बाइज्ड कॉइन या अनफेयर कॉइन। बट जो एकदम परफेक्ट कॉइन होते हैं, जिनकी 50-50% चांस रहता है हेड और टेल आने का, उनको कहते हैं अनबाइज्ड या फेयर कॉइन, यानी परफेक्ट कॉइन होते हैं ऐसे। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो मैंने बात कॉइन के लिए कही वो सेम एज इट इज जो है वो डाइस के लिए भी हो जाएगी। तो यहां पर जो फेयर या अनबाइज्ड है वो कॉइन भी हो सकता है या आपके पास डाइस भी हो सकता है। सिमिलरली अनफेयर कॉइन भी हो सकता है और
डाइस भी हो सकता है। तो अनफेयर का मतलब क्या हो गया, आपको समझ चुके हो कि अनफेयर का मतलब बाइस्ड, बाइस का मतलब डिफेक्टिव। यहां पर आप कह सकते हो डिफेक्टिव। अब बोलोगे सर डिफेक्टिव डाई कैसे हुई, तो डाइस का डिफेक्टिव का मतलब ये हो गया कि आपने उसको थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस पर 6 नंबर लिखे होते हैं, हो सकता है 1 नंबर 2 फेसेस पर लिखा हो या 3 फेसेस पे लिखा हो, तो टॉस करेंगे तो 1 के आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो वो ऐसी डाइस को बाइस्ड डाइस या अनफेयर डाइस कहेंगे या डिफेक्टिव डाइस भी कहते हैं। बाकी ये परफेक्ट है, यानी यहां पर आपको डाइस दे दी और अनफेयर सॉरी फेयर और अनबाइज्ड है, अनबाइज्ड का मतलब परफेक्ट है, मतलब आपको उसको थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आने के इक्वल चांसेस रहेंगे। तो कभी भी इस टाइप से फेयर अनबाइज्ड लिखा है वो परफेक्ट होती है, और डिफेक्टिव या अनफेयर या बाइज्ड लिखा है तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें अनबाइज्ड डाइस को थ्रो करेंगे, 2 अनबाइज्ड डाई है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 36। अब 36 जो आउटकम्स होंगे उसमें क्या लिखा हुआ है कि नाइदर डबलेट और नॉट सम विल 8 विल बी अपीयर। तो डबलेट तो ये हो गए, ये वाला डबलेट हो गए, और डबलेट में एक तो 8 सम आ रहा है, बाकी बचे हुए जो ये रिमेनिंग है इसमें 8 सम हो रहा है, तो टोटल इतने ले लिए जिसमें डबलेट भी आ गए और 8 सम आ रहा है, वो वाले आउटकम्स भी आ गए। तो यहां पर ये नहीं होने चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाला क्या मैं फर्स्ट लिख दिया, या आप चाहो तो नाइदर डबलेट ये भी लिख सकते हो, नाइदर डबलेट नॉर 8 विल अपीयर। अब 8 विल अपीयर का मतलब, क्योंकि 8 नंबर तो कभी भी डाइस को थ्रो करने पर नहीं आता है, तो कभी भी 2 डाइस या 3 डाइस लिखा हो और कोई नंबर दे दिए कि वो अपीयर नहीं होना चाहिए, मतलब वो सम की बात हो रही है। तो 8 विल नॉर 8 विल अपीयर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल कितने आउटकम्स है ऐसे 10, इनको काउंट करोगे तो कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं, तो कितने आउटकम्स 36 से 10 हटा दो 26 तो यानी 26 आउटकम्स आ सकते हैं। ये वाले सारे आउटकम्स हटा दिए ना हमने, तो 10 हट गए तो 36 नीचे तो यही होगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया 13/80, तो यहां पर ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर, द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन द 2 डाइस इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 2 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। तो यहां पर सम, तो मल्टीपल ऑफ 2 नॉर मल्टीपल ऑफ 3, तो 2 का मल्टीपल 2 होता है, फिर 3 का भी नहीं होना चाहिए, 4 का भी नहीं होना चाहिए, फिर और क्या, सम कहां से स्टार्ट होता है वैसे, सम जो है वो 2 डाइस पे 1 और 1 2 से स्टार्ट होता है, टोटल सम कितना होता है 12 होता है। तो यानी 2 3 4 5 होना नहीं चाहिए, 5 तो नहीं हो सकता, 6 हो सकता है क्योंकि 2 का मल्टीपल भी है 3 का भी है, जरूरी नहीं कि दोनों का हो, दोनों में से एक का भी हो सकता है, नहीं होना चाहिए एक्चुअली, नो रहा है ना। तो हम क्या करें 2, ठीक है ना, और वाली चीज ये कि 2 का और 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 3 के मल्टीपल हम पहले देख लें, या नहीं वाले मल्टीपल लिख लें हम। कौन नहीं होता है, 5 नहीं होता है, हाँ 7 और 8 9 तो होता है, 8 भी होता है, 10 भी, 11, तो ये वाले आउट हम निकाल लेते हैं। तो ये कितने हो गए इसके, 4,1 यहाँ पर कितने आउटकम्स हो गए इसके, 5 सम जब होता है तो 4,1 1,4, फिर 3,2 हो गए, 2,3, फिर 7 सम का 6,1 1,6 2,5 और 4,3 3,4 और नहीं, ये 5,6 6,5 और बस। तो यानी कितने हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाली चीज के, तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 अपॉन तो कितना हो गया 1/3। तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होगा कि क्या नहीं होना चाहिए, सम जो है वो नाइदर मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने क्या किया 5 7 और 11 ना तो 2 का मल्टीपल है ना 3 का, तो यहां पर हमने वो लिख के उसके सम काउंट कर लिए और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। तो इस टाइप से सोल्व हो जाएगा।